अच्छा, चैप्टर 9 हमारे पास है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस हमारे पास इस चीज़ को कहते हैं कि गवर्नमेंट कैसे अपने आप के पास रेवेन्यू इकट्ठा करती है और फिर उसे कहाँ-कहाँ खर्च करती है, इसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। इसमें हम गवर्नमेंट के रेवेन्यू चेक करेंगे कैसे इकट्ठा होता है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स आ जाती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास पब्लिक फाइनेंस का स्कोप क्या है। सबसे पहले हमारे पास गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है। गवर्नमेंट 2 तरह से हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट खर्चे करती है, गवर्नमेंट कैसे अपनी रेवेन्यू को स्पेंड करती है। 2 तरह से, एक डेवलपमेंट के ज़रिए, एक हमारे पास एक हमने कहा था डेवलपमेंट के ज़रिए, दूसरा हमने कहा नॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हम वहाँ गवर्नमेंट वहाँ खर्चे करती है जैसे कोई मुल्क में स्कूल वगैरह बना दिया और स्कूल वगैरह बना दिया, कोई अस्पताल बना दिया, ऐसा कुछ बना दिया, उसको है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। और हमारे पास नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट ना हमारे पास गवर्नमेंट हमें डिफेंस पे खर्चा करती है, उसको हमारे पास नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करता है। रेवेन्यू गवर्नमेंट 2 तरीके से इकट्ठा कर सकता है। एक हमारे पास टैक्स रेवेन्यू है, एक हमारे पास टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। टैक्स गवर्नमेंट अगर टैक्स वगैरह जमा करके अपना रेवेन्यू कलेक्ट करती है, या नॉन टैक्स गवर्नमेंट फ़ाइन वगैरह कुछ ऐसा कुछ जिस पे बगैर टैक्स के कोई हमारे पास गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, उसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पब्लिक डेफ, जब गवर्नमेंट के जो अखराजात होते हैं वो उसके रेवेन्यू से एक्सीड कर जाते हैं, रेवेन्यू से बढ़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से बोरो करना शुरू कर देती है। जो आम आवाम होती है उससे उधार लेना शुरू कर देती है, उसको कहते हैं पब्लिक डेट्स। उसके बाद हमारे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वो होती है जो पब्लिक फाइनेंस को डील कर रही होती है, पब्लिक फाइनेंस को कंट्रोल, हर चीज़ को कंट्रोल करने कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होती है ना, जो पब्लिक फाइनेंस से डील कर रही होती है, पब्लिक फाइनेंस को पूरा लुक आफ्टर कर रही होती है, उस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम देखते हैं पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस और हमारे पास प्राइवेट फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। उसमें हम कहते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक फाइनेंस है उसमें पहले गवर्नमेंट खर्चा करती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने पहले मुल्क में जो है वो बनाए, रोड वगैरह बनाए, मोटरवे बनाए, उसके बाद उस पर टूल प्लाजा बना दिया, टूल प्लाजा बनाया, उसके ज़रिए गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा शुरू करती है जिससे गवर्नमेंट को इनकम आती है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने पहले एक्सपेंडिचर किया, उसके बाद उसको इनकम आया, ठीक है, इनकम आई। और जो प्राइवेट है ना, प्राइवेट अगर मेरे पास इनकम ही नहीं है तो मैं एक्सपेंडिचर कैसे करूँगा, कैसे अपना नया बिजनेस खोलूँगा। अगर मेरे पास इनकम होगी उसके बाद मैं एक्सपेंडिचर करूँगा। इसका मतलब है गवर्नमेंट जो है वो पहले एक्सपेंडिचर करती है फिर उसको इनकम आती है, जबकि प्राइवेट फाइनेंस जो है इसको पहले इनकम आती है तो एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। उसके बाद बजटिंग, एनुअल बजट जो है गवर्नमेंट के लिए कंपल्सरी होता है क्योंकि वो आवाम का जवाबदेही है, लेकिन जो प्राइवेट है वो खुद को ही जवाबदेही है ना, उसने वो ना बनाए, उसकी अपनी मर्जी है वो बजट ना बनाए। उसके बाद हमारे पास बोरोइंग, उधार लेना, ठीक है। उसके बाद इंटरनल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मुल्क में भी मैंने कहा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक डेट्स भी करना शुरू कर देते हैं। मुल्क के अंदर से भी ले सकती है इंटरनली, और एक्सटर्नली IMF वगैरह से, पाकिस्तान IMF से उधार लेता है ना, IMF वगैरह से भी ले सकता है। लेकिन हमारे पास ये होता है कि जो प्राइवेट फाइनेंस होती है उसमें हमारे पास सिर्फ एक्सटर्नल होती है अवेलेबल। अगर मेरे कारोबार में नुकसान हुआ है तो उससे मेरे अबू भी इफेक्ट हुआ है, मेरे अम्मी, सब कुछ, सर मेरे घर के तमाम मेम्बर्स जो है ना वो इफेक्ट हुए हैं। इस वजह से मुझे इंटरनली कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, मुझे अगर कोई उधार देगा तो बाहर का बंदा होगा। इस वजह से प्राइवेट फाइनेंस में सिर्फ एक्सटर्नल बोरोइंग होती है, जबकि जो पब्लिक फाइनेंस है, जो गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, उसको क्या कहते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग दोनों अलाउड हैं, ठीक है, हो सकती हैं अलाउड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का क्या काम है कि आवाम को जो है फैसिलिटेट करे, वेलफेयर प्रोवाइड करे, जबकि प्राइवेट वालों का है कि अपना प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। मैं कारोबार करूंगा अगर तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मैं अपना प्रॉफिट कमाऊं। उसके बाद हमारे पास सेक्रेसी और फाइनेंशियल मैटर में जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू पब्लिक, उसकी कोई प्राइवेसी नहीं होती, ठीक है। प्राइवेसी, वो सेक्रेसी मतलब प्राइवेसी, गवर्नमेंट की कोई प्राइवेसी नहीं होती। उसने अपना हर जो कुछ भी किया है ना उसका जवाब दे आवाम को, उसको नुकसान हो रहा है उसने आवाम को बताना है कि भाई हम यहाँ ऐसे नुकसान हो रहे हैं हमें। और जो प्राइवेट है उसकी अपनी पर्सनल मैटर है, उसको नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, वो किसी को नहीं बताएगा, उसकी अपनी प्राइवेसी है, जबकि गवर्नमेंट की नहीं है।
फिर हम कहते हैं कि हमारे पास दो तरह की पॉलिसीज़ है। एक हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी जो हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, एक ये है फिस्कल पॉलिसी जो हम चैप्टर नंबर 9 में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में हम कहते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी आते हैं, और गवर्नमेंट रेवेन्यू भी आता है, ठीक है। इन दोनों के ये टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या है। गवर्नमेंट दो तरीके से कमाती है, एक टैक्स रेवेन्यू, मैंने शुरू में बता दिया था। टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट किसी भी चीज़ों पे टैक्स लगा के टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है। टैक्स फिर दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। ये आगे जाकर पढ़ेंगे। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू होती है जो टैक्स के अलावा कोई भी इनकम गवर्नमेंट को रिसीव हो जाए ना, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। उसके बाद एक्सपेंडिचर्स भी दो तरह के हैं। एक डेवलपमेंट, मैंने पहले बता दिया था। डेवलपमेंट वो होती है गवर्नमेंट मुल्क में कोई रोड्स वगैरह बना दे, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा कर दे, एग्रीकल्चर सिस्टम पे हमारे पास खर्चा कर दे, रेलवे स्टेशन पे खर्चा कर दे, किसी भी मुल्क में बेहतरी लाने के लिए कोई भी खर्चा कर दे, वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। जबकि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास, जैसे हमारे आर्मी वगैरह पे, डिफेंस पे खर्चा करना शुरू कर दे, तो वो हमारे डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हमें वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मुल्क में डेवलपमेंट तो नहीं है, मुल्क के लिए तरक्की तो नहीं ला रहे, सिर्फ हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, वो भी खर्चा है लेकिन वो नॉन डेवलपमेंट है। फिर हम इस चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, एक हमारे पास गवर्नमेंट रेवेन्यू है, एक हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। जैसे मैंने बताया रेवेन्यू दो तरह के, टैक्स रेवेन्यू, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू है हमारे पास क्या, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये हमारे पास सेल्स टैक्स है, ये हमारे पास गेन टैक्स है, ये हमारे वेल्थ टैक्स है। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमारे पास फाइन एंड पेनल्टीज है, मैंने शुरू में बता दिया। ट्रेडिंग प्रॉफिट है, उसके बाद रियल रेंटल इनकम है, उसके बाद फीसेज है, उसके बाद इनकम पोस्ट, उसके बाद कार्गो सर्विसेज। उसके बाद हमारे पास दो तरह के एक्सपेंडिचर है, एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक हमारे पास नॉन डेवलपमेंट। ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन पे गवर्नमेंट खर्चा कर दे, और हमारे पास एग्रीकल्चर पे खर्चा कर दे, उसके बाद सेल्स सोशल सर्विसेज पे खर्चा कर दे, डैम बना दे, रोड्स बना दे। और ये हमारे पास नॉन डेवलपमेंट हमारे पास डिफेंस पे खर्चा कर दे, लॉ मतलब जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट वगैरह उन पे खर्चा कर दे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह पे खर्चा कर दे, डेट सर्विसिंग इस पे खर्चा कर दे। इसमें हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही, लेकिन गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है। अब अगर मुल्क में ना डिफ्लेशन हो जाए, रेवेन्यू कम इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो हमारे पास हम क्या करते हैं, हम अपने जो मुल्क की पॉलिसीज़ है, फिस्कल पॉलिसी को हम एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम टैक्स जो है कम कर देते हैं, ताकि लोग अपना इन्वेस्ट करेंगे तो मुल्क में इनकम आएगी। टैक्स कम कर देते हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा कर दी। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करेगी तो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, लोगों के पास इनकम आएगी, गवर्नमेंट कोई ठेका देगी, कोई किसी चीज़ को अनाउंस करेगी, DHA बनाना है, फलाना कुछ भी बनाना है ना, तो उसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे तो मुल्क का रेवेन्यू बढ़ेगी तो हमारे पास टैक्सेस वगैरह आएंगे, ठीक है। जब हम ये हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशनरी। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास क्या था, ये देखो हमारे पास AD1 पे था, AD1 पे हमारे पास ये देखो कम रेवेन्यू आ रहा है, इतना कम आ रहा है, देखो। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपेंडिचर्स करने शुरू कर दिए सब कुछ। तब ये क्या हुआ, हमारे पास रेवेन्यू ने शिफ्ट गवर्नमेंट एडवांसमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से हमारे जो शिफ्ट है वो इसमें आ गया ना, डिमांड में। डिमांड जब ज़्यादा हो गई तो हमारे पास प्राइस ज़्यादा आ गई, प्राइस ज़्यादा हुई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन होनी शुरू हो जाएगी। इन्फ्लेशन, ये हमारे पास डिफ्लेशन को हमने ख़त्म करना है, ठीक है। डिफ्लेशन हो रही थी, हमें इन्फ्लेशन लाना है। प्राइस जब ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाएगी। ये देखो अब हमारे पास पहले यहाँ थी, अब इनकम बढ़ गई है, देखो मतलब एक्सपैंड हो गई है, इस वजह से इसको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अगर मुल्क में हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, मतलब चीज़ सामान की कीमतें बहुत ज़्यादा होगी, तब हम क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाते हैं, जिस पे हमारे पास क्या होती है, प्राइसेस कम हो जाती है। जब प्राइसेस कम होती हैं तब हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास इनकम वगैरह भी ये कम आने लग जाती है, ठीक है। जब हमारे पास हमने इन्फ्लेशन को ख़त्म करनी है, इन्फ्लेशन को ख़त्म करने के लिए हमें उसकी डिमांड, चीज़ की डिमांड कम करनी पड़ेगी। जब चीज़ की डिमांड कम करेंगे उस पर हम टैक्सेस लगाना शुरू कर देते हैं। टैक्सेस जब लगाना शुरू कर देते हैं तब उसकी चीज़ जब प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, एक हद तक लोग ख़रीदते हैं, उसके बाद लोग उसको ख़रीदना छोड़ देते हैं। जब ख़रीदना छोड़ देंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। जब प्राइस कम होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी हमारे पास कम हो जाएगी। इस वजह से इसको एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं और हमारे पास कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी हमारे पास क्या है, कीप द लो इन्फ्लेशन। मुल्क में
थोड़ी सी थोड़ी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेशन जब थोड़ी थोड़ी रहती है ना, तब हमारा मुल्क ग्रो करता है, ठीक है, मुल्क इकॉनमी ग्रो करती है। इस वजह से हमारे पास थोड़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन भी ख़तरनाक है और इन्फ्लेशन का ख़त्म हो जाना भी ख़तरनाक है। इस वजह से लो इन्फ्लेशन होगी तो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। उसके बाद कीप द हाई एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट का काम ही है कि लोगों को रोज़गार फ्राहम करना, रोज़गार फ्राहम करेंगी तो हमारे पास क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट हाई होगी, और यही गवर्नमेंट का काम है, यही फिस्कल पॉलिसी का काम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी आहिस्ता आहिस्ता हो। जब लो इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन सबसे थोड़ी होगी, उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, तो अब हमारे पास क्या होगा, मुल्क में पैसा आना शुरू हो जाएगा। मुल्क में पैसा जब आना शुरू होगा तो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद हम क्या कहते हैं, हम इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। हमें इक्विलिब्रियम रखना है अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। ये ना हो कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर दें तो हम डेफिसिट में चले जाएं, और ये ना हो कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर लें, हम सरप्लस में चले जाएं। हमें दोनों को बैलेंस रखना है, ठीक है। एक्सपोर्ट को भी इस साइड पे बैलेंस रखना है, इंपोर्ट भी हमारी ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो, ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो, दोनों को बैलेंस रखना है। उसके बाद रन ना बैलेंस बजट, हमने एक बजट बनाना है हर साल के ऊपर कि हमने एक्सपेंडिचर क्या करनी है, हमने पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है, ये सब कुछ हमारे पास फिस्कल पॉलिसी में होता है। इसके बाद हम कहते हैं कि लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या ऐसा कि फोरकास्टिंग मतलब आज बैठ के आइंदा वाले आने वाले वक्तों के बारे में बताना। आज हम बैठ के कह दें कि हमारे पास गवर्नमेंट ने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, अगले नई एक्सपेंडिचर करनी है कहाँ पे। जब बजट बनता है ना, बजट कहते हैं कि इस साल फलाने फौज को इतना बजट जाएगा, इसको इतना एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना जाएगा, फलाने पे हम फोरकास्ट ही नहीं कर सकते। क्या पता हमारे पास इतना रेवेन्यू ही ना इकट्ठा हो रहा हो जितने का हमने बजट बना लिए, क्या पता हम इतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना करें जितना हमने बजट बना लिए। फोरकास्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशन है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, टाइम लैग्स हमारे पास। हम आज फिस्कल पॉलिसी बना रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट होगा, जब तक इम्प्लीमेंट होगा ना तब उसके दरमियान टाइम डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल आज मैंने कह दिया कि बजट में ना फ़ौज को इतना बजट जाएगा, क्या पता फ़ौज को उससे कम ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा ज़रूरत हो। वक्त जब देने का वक्त आएगा ना, बजट अनाउंस करने का वक्त आएगा। आज मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ कि फ़ौज को 5 लाख की ज़रूरत है, 5 करोड़ की ज़रूरत है। जब 5 करोड़ जब मैं देने लगूँ फ़ौज को, बेशक 3 करोड़ की ज़रूरत हो, टाइम लैग आ जाता है, जिसकी वजह से ये भी फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशन। जैसे हमने ना यहाँ पे पढ़ा था कॉन्टेक्शनरी, इसमें हम क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर देती है अपनी स्पेंडिंग, किसको बढ़ाने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज़ कर देती है। जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज़ करती है डिमांड को बढ़ाने के लिए, तब हमारे पास क्या हो जाता है, क्राउडिंग आउट हो जाता है, ठीक है। उसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट है, जब जैसे हमारे पास टैक्स ज़्यादा होगा तो हमारे पास प्रोडक्शन कम होगी तो हमारे जीडीपी कम होगी तो हमारे पास सप्लाई भी कम होगी, ठीक है। इसकी एक और लिमिटेशन ये है कि हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी है वो आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रही। हमने फिस्कल पॉलिसी बनाई कि हमारे पास 5 करोड़ का बजट है, इसमें हमने इतना फलाने फौज को देना है, इतना फलाने को देना है, इतना इसको देना है, ठीक है, इतना एग्रीकल्चर सेक्टर को देना है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे पास 5 करोड़ का रेवेन्यू ही नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, फिस्कल पॉलिसी में हमने इतना बजट बना दिया। इन दोनों की तरफ कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये इसकी लिमिटेशंस है। उसके बाद मेरे पास क्या आता है कि हमारे पास ये देख लेना, ये कुछ है डेट्स वगैरह। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास टैक्सेशन हमारे पास टैक्स को कलेक्ट करने के लिए इसकी मेन फंक्शन हमारे पास क्या है, फिस्कल होना। मतलब फिस्कल में मैंने कहा तो 2 चीज़ें हम स्टडी करते हैं, एक्सपेंडिचर, एक हमारे पास रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर को करने के लिए हमारे पास ये ज़रूरी होना चाहिए कि हमारे पास टैक्स भी होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास उसके लिए रेवेन्यू भी होना चाहिए। जब हमारे पास इनकम आएगी तो हम एक्सपेंड करेंगे। इसमें ये कह रहा है कि ये मेन मैटर है, किसका मेन कंपोनेंट है, स्टेट का, जिससे हम डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट खर्चे करते हैं। किसके बगैर मुमकिन नहीं था। गवर्नमेंट रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू होगा नहीं तो हमारे पास एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे। एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरी है क्या करे, टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दें। फिर ये हमारे पास है एलोकेशन ऑफ टैक्स में हमारे पास जितनी ज़्यादा इनकम हो, ये एलोकेशन मतलब फेयर एलोकेशन करे, जितनी इनकम हो उतना टैक्स बढ़ाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेगुलेटरी, इसमें ये कहता है कि टैक्स गवर्नमेंट की मदद करता है किस चीज़ में, उसके प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने में। प्री डिटरमाइंड गोल गवर्नमेंट का क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का ख़त्म करना और मुल्क में
इकोनॉमिक ग्रोथ लाना, इन दोनों गोल्स को अचीव करने में गवर्नमेंट को सबसे पहले उसके ऊपर रेवेन्यू होना चाहिए। रेवेन्यू कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। उसके बाद इंसेंटिव्स, उसके बाद मैंने कहा इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट का इंसेंटिव क्या है कि हमारे पास हमें सब्सिडीज़ वगैरह देना है। सब्सिडीज़ वगैरह देंगी तो हम क्या करेंगे, हमें कारोबार वगैरह सस्ता पड़ेगा। जब कारोबार वगैरह में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ करना। इकोनॉमिक ग्रोथ हो उसके क्या हो जाएगी? इंसेंटिव्स की वजह से हो जाएगी। ठीक है, ये किसके फंक्शन है? टैक्सेशन के। उसके बाद हमारे पास कैनन्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास कैनन ऑफ इक्वालिटी, कि हमारे पास इक्वालिटी होनी चाहिए। जितने हमारे पास इनकम हो, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लगाना चाहिए। जितनी हमारे पास इनकम हो उतना हमारे पास टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैनन ऑफ सर्टेनिटी, जितना हमारे पास टैक्स लगा हुआ होना, टैक्स जितना हमारे ऊपर टैक्स लगा हो उसका हमें इल्म भी होना चाहिए, मतलब है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। उसके बाद कन्वीनियंस मतलब ये है कि हमें थोड़ी सी आसानी हो टैक्स देने में। ठीक है, टैक्स देने में आसानी हो, हमें डेट्स वगैरह दी गई हों, आसानी इस सेंस में हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ना देना चाहें तो ना दें। जैसे बिस्किट इनडायरेक्ट टैक्स हम पे लगता है ना, बिस्किट पे टैक्स लग रहा है, उस बिस्किट का टैक्स हमने पे करना है। हम ना देना चाहें, हम बिस्किट ना खरीदें, हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। मतलब कन्वीनियंस होना चाहिए, हमें आसानी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास कैनन ऑफ इकॉनमी। कैनन ऑफ इकॉनमी मतलब जितना भी टैक्स जमा हो ना, उसको ख़जाने में नहीं जाना चाहिए, ख़जाने में जाना चाहिए। ये ना हो कि उसको जो हमारे पास क्या कहते हैं पॉलिटिशियंस हैं वही खा जाएं, उसको ख़जाने में जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कैनन ऑफ फिस्कल एडिक्वेसी। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर हमारा टैक्स ये उल्टा है ना, इसका मतलब ही उल्टा है। जैसे हमारे पास टैक्स बढ़ता जाएगा तब हमारे पास रेवेन्यू कम होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? फिजिबल, कैनन ऑफ फिजिबिलिटी। हमारे पास कैनन फिजिबल भी हो, ये मैंने आपको इधर समझा दिया था। इधर कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन इसका भी ये है कि फ्लेक्सिबल हो, मतलब ये हो कि हम अगर ना देना चाहें हम ना दें। फॉर एग्जांपल बिस्किट पे टैक्स लगा है ना, हम बिस्किट ना खरीदें, हमें नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, टैक्स के बारे में ये इतना सिंपल तरीके से हर किसी को बताया जाए ताकि हर किसी को इल्म हो, मेरे पे इतना टैक्स लगा हुआ है, मुझे इसको पे भी करना है। इस बात कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। कैनन ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें डायरेक्ट टैक्स भी है और इनडायरेक्ट टैक्स भी है, प्रोग्रेसिव टैक्स भी है। मतलब डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब मुख्तलिफ किस्म का, मुख्तलिफ चीज़ों का मिलाप, डाइवर्सिटी है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टैक्स की टाइप्स आती हैं। टैक्स की हमारे पास चार तरह की टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, एक प्रोपोर्शनल टैक्स है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमारे पास क्या है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ, ये नहीं, इसका ये मतलब है कि जिस पर टैक्स लगा जाए उसने ही पे करना है। ठीक है, और मतलब मेरे पे टैक्स लगा है तो मैं ही पे करूँगा। ठीक है, मेरी जगह कोई और नहीं पे करेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास ये है कि हमारे पास किसी भी एक पे टैक्स लग जाए, ये इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ लिखा, मैं आगे जाकर फिर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास वो टैक्स होता है कि हमारे पास लगे मेरे पर लेकिन पे कोई और करे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो बिस्किट पे हम जो टैक्स पे करते हैं ना, कैंडी बिस्किट हो गया, कोई भी बिस्किट हो गया, उस पर हम टैक्स पे कर रहे हैं, उस पर 30 रुपये का बिस्किट बन के आता है, 20 रुपये का टैक्स होता है। वो टैक्स कंपनी पे लगा होता है, उसको पे कौन कर रहा होता है? हम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा डायरेक्ट टैक्स का एक और हमारे पास फीचर है कि इनकम बढ़ने के साथ, मतलब जो जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उसको इतना ज़्यादा टैक्स, जिसकी जितनी कम इनकम उसको इतना कम टैक्स। इसका ये होता है कि गरीब जो है ना वो दबता नहीं है, टैक्स की रेशियो एक नहीं होती, अमीर के लिए ज़्यादा होती है, गरीब के लिए कम होती है। इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और इसी को प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स का दूसरा नाम प्रोग्रेसिव टैक्स है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स का दूसरा नाम प्रोपोर्शनल टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास है, ये है कि हमारे पास इसका इनडायरेक्ट टैक्स का दूसरा फीचर ये है कि हमारे पास इनकम बढ़ने के साथ साथ, मतलब इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारे पास टैक्स भी बढ़ेगा। कि जितना हमारे पास गरीब पर टैक्स लग रहा है, अगर गरीब पे 2% है तो अमीर पे भी 2%, अमीर पे 2% है तो हमारे पास गरीब पे 2%। जबकि डायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास क्या होता है कि गरीब के ऊपर अगर 2% है या 3% है या 5% है तो अमीर पे वहाँ पे 30 या 40% होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इक्विटेबल मैंने तुम्हें बताया था कि गरीब और अमीर का फ़र्क रखा जाता है, इस वजह से इक्वलिटी है। ठीक है,
हमने कहा गरीब और अमीर में फ़र्क किया जाता है, ये ना हो अमीरों को फ्लेक्सिबिलिटी दी हो और गरीब से भी उतना ही टैक्स वसूल करें, ठीक है? दोनों को बराबर समझा जाता है। उसके बाद इकोनॉमिकल मतलब ये है गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने में ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, ठीक है? मतलब ईज़िली हो जाता है टैक्स। उ उसके बाद हमें बताते हैं कि रिलेटिव सर्टेनिटी में हमें क्या बताते हैं कि हमें इस चीज़ का जितना टैक्स हमें पे लगा है ना डायरेक्ट टैक्स में, मतलब मेरी इनकम अगर 50,000 है, मुझ पे 5,000 टैक्स लगा है, तो उसका मुझे इल्म है कि मैंने 5,000 पे करना है। उसके बाद इलास्टिक है, वो कहता है कि इलास्टिक का मतलब ये है कि जैसे-जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, उतना-उतना हमारे पास टैक्स बढ़ता जाएगा, ठीक है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका मतलब ये है कि इनकम बढ़ने के साथ-साथ हमारा टैक्स बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गरीब की आज इनकम है 50,000, उस पे लगेगा 2%। अगर उसके बाद उसकी इनकम बढ़ जाती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 से 1 लाख हो जाती है तो हमारे पास 6 या 7% टैक्स लग जाएगा। मतलब हमारे पास एक तो इक्विटेबल है, गरीब-अमीर का फ़र्क किया जाता है, दूसरा इलास्टिक भी है, ठीक है? अगर कम इनकम है तो कम टैक्स दो, ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा दो, ठीक है? एंटी इन्फ्लेशनरी, इसमें अगर हमारे पास क्या होता है कि हमारे अगर हम जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो हमारे पास इन्फ्लेशनरी महँगाई लेके आता है, ठीक है? क्योंकि वो गरीब पे भी इतना टैक्स लगा रहा होता है और अमीर पे भी इतना इतना ही टैक्स लगा रहा होता है, ठीक है? इसलिए अमीर से अमीरतर होता जाता है और गरीब से गरीबतर होता जाता है। इस वजह से जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो एंटी इन्फ्लेशनरी है, वो इन्फ्लेशन को ख़त्म करता है, क्योंकि वो गरीब पे कम टैक्स लगा रहा है और अमीर पे ज़्यादा टैक्स लगा रहा है, जिसकी वजह से महँगाई कम हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद पॉसिबल टू इवेड, उसको इसको छुपाना भी बहुत आसान है। अनपॉपुलर का मतलब ये होता है कि ये इनका लोगों को पता भी नहीं होता, ठीक है? इनका इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि इसका लोगों को पता भी नहीं होता। उम, उसके बाद हमें ये है कि हमारे पास इसके में डिस्करेज कर देते हैं कि हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक आदमी 50,000 कमाता है तो उस पे आज 10,000 रुपए टैक्स है। अगर वो 1 लाख कमाएगा, वो 20,000 टैक्स है। वो कहेगा यार मैं क्यों कमाऊँ 1 लाख, इन्होंने टैक्स में ले जाना है, मैं नहीं कमाता, मैं 50 में ही ठीक हूँ, ठीक है? ज़्यादा 20 तो इन्होंने ले जाना है, मैं क्यों कमाऊँ, ख्वारी मेरी, मुफ़्त में पैसे ये लेके जाएँ। तो डिस्करेजमेंट हो जाती है, सेविंग नहीं होती उसकी, क्योंकि उसका टैक्स बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ठीक है? लेस इंसेंटिव्स टू वर्क हार्ड, उसे वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, खून पसीने की कमाई उसकी है और गवर्नमेंट टैक्स मुफ्त में ले जाएगी, ठीक है? मतलब उसे वर्क हार्ड करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, ठीक है? इंसेंटिव नहीं है उसके पास। फिर हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेशन मैंने इससे पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। उसके बाद कैन करेक्ट द एक्सटर्नैलिटीज़। हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स ये है कि अगर हम खाने पीने की अशिया पे कम टैक्स लगाएं और जाके जो सिगरेट वगैरह हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगा लें। सिगरेट जो है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, ठीक है? एक्सटर्नैलिटी मैंने चैप्टर 1 में बताया था कि वो हमारे वो अमाल जिससे लोगों को नुकसान हो रहा हो, उसको नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं, ठीक है? ये हमारे पास किसको करेक्ट करती हैं, कैन करेक्ट द एक्सटर्नैलिटीज़। मतलब अगर सिगरेट महंगी होगी तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, लोग उसको नहीं खरीदेंगे तो एक बुरा काम छूट जाएगा माशरे में, ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद इवेजन इज़ डिफ़िकल्ट, इसको छुपाना मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिस्किट्स पे टैक्स लग गया है तो आप उसे ख़रीदोगे तो आपको टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा, आप उसको छुपा नहीं सकते हो, ठीक है? या तो आपके पास 2 चॉइसेस है, बिस्किट खरीदो या ना खरीदो, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है, अलाउ दी ग्रेटर चॉइस टू पीपल। उसमें इसमें लोगों के पास चॉइस है। मैंने कहा अभी कि बिस्किट खरीदो या ना खरीदो, मतलब टैक्स पे करो या ना करो, आपकी मर्ज़ी है, आप टैक्स ना पे करो, अब बिस्किट ना खरीदो। उसके बाद वाइड रेंजिंग, इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास वाइड रेंजिंग है। वाइड रेंजिंग का मतलब ये है कि हमारे पास इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन है इकोनॉमी का, जो हमारे पास एक डायरेक्ट टैक्सेशन से उससे डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा हो रहा है, लेकिन एक इतना बड़ा पोर्शन है जो फ्री पड़ा हुआ था, उसको कौन कवर कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है? हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मैंने कहा जिसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ होती है, चैप्टर 1 में पढ़ाया था, उनका कंट्रोल करने में। जैसे सिगरेट वगैरह की है ना, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ है, उस पे टैक्स वगैरह ज़्यादा कर दो तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस में हमारे पास इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे पास इसमें ये है कि हर किसी पे सेम टैक्स लग रहा है। अगर गरीब है जो 50,000 कमाता है, ठीक है?
उस पे 10,000 लग रहा है, जो 1 करोड़ कमाता है उस पे भी 10,000 लग रहा है। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। कम से कम जो 1 करोड़ कमाता है उस पे तकरीबन 3-4 लाख होना चाहिए, और जो 50,000 कमाता है उस पे 4-5,000 होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये है कि गरीब पे भी उतना टैक्स लग रहा है और अमीर पे भी उतना ही टैक्स लग रहा है, ये इसका डिसएडवांटेज। इसमें हम देखते हैं कि इससे हमारे पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम टैक्स लगाएंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारे पास क्या होगा, सामान महंगा होगा, सामान जब महंगा होगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है। कॉस्ट बढ़ने की वजह से हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाती है। कॉस्ट किस वजह से बढ़ती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाने की वजह से, ठीक है। ब्लैक मार्केट शुरू हो जाती है। इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि लोग अगर किसी चीज़ पर टैक्स ज़्यादा है तो क्या करेंगे, उसको इलीगल तरीके से मंगवाना शुरू कर देंगे। जैसे पेट्रोल वगैरह आजकल पाकिस्तान में महंगी है ना, तो लोग इलीगल तरीके से ईरान वगैरह से मंगवा रहे हैं, ठीक है। अनसर्टेन इसका लोगों को इसके बारे में ज़्यादातर इल्म नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिस्टोर्ट्स टू द मार्केट मतलब ये है कि हमारे पास डिसइक्विलिब्रियम है। डिसइक्विलिब्रियम इसका मतलब ये है कि हमने अमीर पे भी उतना टैक्स लगाया हुआ है, गरीब पे भी उतना टैक्स लगाया हुआ है। ये कोई इक्विलिब्रियम तो नहीं है ना। इक्विलिब्रियम ये है कि अमीर पे थोड़ा लगाओ, गरीब पे कम, अमीर पे ज़्यादा लगाओ, गरीब पे कम लगाओ, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स जो होता है ये हमारे पास डायरेक्ट टैक्स ही होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स से हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारे पास प्रोपोर्शनल टैक्स होता है, ठीक है। अभी हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस का इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास इनकम बढ़ने के साथ साथ बिल्ट इन स्टेबलाइजर, इसका मतलब इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारी जो है हमारे पे टैक्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बताया था डायरेक्ट टैक्स में भी। इक्विटेबल भी डायरेक्ट टैक्स में आया था कि मैंने कहा दोनों को इक्वल रखा जाता है। अगर गरीब है, गरीब पे कम टैक्स लगाया जाता है, अमीर है, अमीर पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। दोनों को बराबरी नज़रों पे लगाया जाता है। रिलेटिव सर्टेनिटी, अगर कोई मेरी इनकम पे अगर डायरेक्ट टैक्स लग रहा है 50,000 तो उसका मुझे इल्म भी होगा कि मेरे ऊपर 50,000 टैक्स लगा है। उसके बाद एंटी इन्फ्लेशनरी, इसका ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट, ये मैंने तुम्हें कहा था, इस उधर वाला पॉइंट ना इधर से समझ लो। अगर हमारे पास इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है तब क्या करती है गवर्नमेंट, इंक्रीज टैक्सेस कर देती है, ठीक है। मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हमारे पास टैक्स को इंक्रीज करते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, टैक्स को इंक्रीज करते हैं। इसी तरह हमारे पास ये देखो, इस पॉइंट उम्मीद है समझ आ गई होगी कि हमारे इन्फ्लेशन हमारे पास एंटी इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। ये भी इसका एडवांटेज है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। डिस्करेज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बाद जो मैंने उस डायरेक्ट टैक्स के डिसएडवांटेजेस में मैंने तुम्हें बताया था कि डिस्करेज ऑफ सेविंग, सेम एज यही इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है कि हम सेविंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मुल्क में इनकम आएगी तो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। अब जब इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी ज़्यादा हो जाएगा। वो कहेंगे हम इनकम ही नहीं बढ़ा रहे, हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते ही नहीं है। जब मेहनत नहीं करेंगे, इनकम नहीं आएगी तो टैक्स नहीं आएगा तो हमारे पास क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगी। उसके बाद जो डायरेक्ट टैक्स होती है ना, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उसमें लोग कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स को छुपा लें और उसको ना पे किया जाए, ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद इन्वेजन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, इन्वेजन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि उनकी राइट्स को, मतलब अगर वो ज़्यादा मेहनत करते हैं ना तो वो मेहनत अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे कि हम उनसे टैक्स वगैरह ज़्यादा लेना शुरू कर दें, ठीक है। अब उनकी इनकम बढ़ रही है, उनकी अपनी मेहनत की वजह से बढ़ रही है। अगर उनकी इनकम बढ़ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमें डीमोटिवेट करता है डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो हमारी इनकम ज़्यादा होगी। अगर हम इनकम ज़्यादा करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या हो जाती है, टैक्स ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक गरीब आदमी डीमोटिवेट हो जाता है। वो क्या कहता है, वो फिर नहीं, मतलब इसका मतलब फिर वो डीमोटिवेट हो जाता है। जब डीमोटिवेट हो जाता है तो वो क्या करता है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता। लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे लॉस करता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ज़्यादातर लोग इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। जब छुपाने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम आता है। उसके पास रेवेन्यू जब कम आता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, फिर उसके एक्सपेंडिचर करने के लिए उसके पास थोड़े पैसे बचते हैं। फिर उसके बाद प्रोपोर्शनल टैक्स मैंने कहा कि सेम एज इनडायरेक्ट टैक्स है। एडवांटेजेस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स हमारे पास ये है कि अनएम्बेजियस,
इसका मतलब ये होता है कि ये सबके लिए फ़िक्स वो होता है, फ़िक्स टैक्स होता है ना कि अमीर पे भी 10,000 लगना है, गरीब पे भी 10,000 लगना है। सबको इल्म होता है कि मैंने अपनी इनकम में से 10,000 देनी ही देनी है। इसके बारे में सबका इल्म होता है, इसके एडवांटेजेस हैं। उसके बाद रियलिटी जस्टिफाइड, उसके बाद ये जस्टिफाइड है क्योंकि सबके लिए कानून बराबर है, ठीक है? सबके लिए कानून बराबर है। अगर अमीर पे हमारे पास 10,000 लग रहा है तो गरीब पे भी 10,000 लगेगा। उसके बाद डज़न्ट इम्पीड टू इंसेंटिव टू वर्क। इसके बाद हमारे पास ये होती है कि डीमोटिवेशन नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी आज 50,000 है तो मेरे पास 10,000 है, ठीक है? अगर मेरी 1 करोड़ भी हो जाएगी ना तो मेरे पास 10,000 ही लगेगा। इस मतलब ये है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ज़्यादा कमाऊँ तो मेरा टैक्स कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब 1 करोड़ पे तो 10,000 ना होने के बराबर है। अब 50,000 पे भी मैं 10,000 दे रहा हूँ, तो वो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है। तो मतलब जो डायरेक्ट टैक्स था वो हमें डीमोटिवेट करता था, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स हमें डीमोटिवेट नहीं करता। इसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि डज़न्ट सैटिस्फाई द इक्वालिटी। इसमें हमारे पास इक्वालिटी नहीं होती, ठीक है? इक्वालिटी हमने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ी थी। डायरेक्ट टैक्स में ये था कि अगर हमारी इनकम गरीब की इनकम कम है तो उस पर कम टैक्स है और अमीर की इनकम ज़्यादा है तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स है। इसमें हमारे पास ये है कि अमीर पे भी 10,000 है, गरीब पे भी 10,000 है, मतलब इक्वालिटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है? उसके बाद रिलेटिव इनइलास्टिक, ठीक है? इनइलास्टिक का मतलब ये है कि हमारे पास जितनी मर्ज़ी वो इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास जो प्रोपोर्शनल टैक्स है ना, वो हमारी जो टैक्स सिस्टम जितना टैक्स इकट्ठा करती है ना, उसका बहुत छोटा हिस्सा है। उसके बाद हमारे पास है वाइडेन इनकम इनइक्वालिटीज़। वाइडेन इनकम इनइक्वालिटीज़ ये है कि हमारे पास इनइक्वालिटी है ना, अमीर पे भी उतना है और गरीब पे भी उतना है। अब अमीर के लिए तो 10,000 कुछ भी नहीं है, लेकिन गरीब के लिए 10,000 बहुत बड़ी बात होती है। इस वजह से अमीर अमीर-तर होता चला जाता है और गरीब गरीब-तर, ठीक है? उसके बाद इस टैक्स की एक और किस्म आती है, उसको रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। अब हमने पहले मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स हमारे पास इनकम बढ़ने के साथ-साथ हमारे पास टैक्स भी बढ़ता रहता था, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास टैक्स फिक्स होता था, गरीब पे भी और अमीर पे भी। इसमें क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स में हमारी इनकम बढ़ने के साथ-साथ हमारे पास टैक्स कम होना शुरू हो जाता है। उलट है डायरेक्ट टैक्स के, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। फिस्कल पॉलिसी का मैंने कहा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ है, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए। एक गवर्नमेंट जो होती है सबसे ज़्यादा उसकी कोशिश क्या होती है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करे, इकोनॉमिक ग्रोथ लाए। ये इसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ हैं ना ये, इसको ख़त्म करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। इकोनॉमिक ग्रोथ कब आएगी? जब मुल्क में लो इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन कम से कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इस जो राउस्टर एक साइंसदान था ना, इकोनॉमिक ग्रोथ की उम्मीद समझ आ गई होगी। उसके बाद राउस्टर एक साइंसदान था जिसने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ की ना 5 स्टेजेस हैं, ठीक है? 5 स्टेजेस। उसने कहा प्री टेक स्टेज उसने कहा इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व होता है। जो एग्रीकल्चर है ना, मुल्क की जो इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। उसने अगला कहा कि टेक ऑफ स्टेज हमारे पास क्या है, इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ है। उसके बाद ड्राइव टू मैच्योरिटी में हमारे पास उसने कहा था कि हमारे पास ड्राइव टू मैच्योरिटी में उसने कहा था कि हमारे पास ज़्यादातर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडस्ट्रियल तरीके से आ रही है, लेकिन उसमें अब भी कहीं किसी न किसी हद तक जो है ना एग्रीकल्चर का भी हाथ है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है एज मास ऑफ कंजप्शन। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में जो काम आ रही है ना, वो इंडस्ट्री है। पहले में हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चर था, दूसरे में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों थी, तीसरे में हमारे पास ज़्यादा इंडस्ट्री थी, कम एग्रीकल्चर था, जबकि चौथे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ जब मुल्क में आ जाए तो लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाती हैं, ठीक है? लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी हो जाती है, ठीक है? अब इधर हमें बता रहा है कि कुछ हमें वक्त से पहले ही हमें कुछ निशानियां मिल जाती है कि हमारी जो इकॉनमी है वो ग्रो करेगी या रिसेशन मतलब कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? उसके 3 चीज़ों में क्लासिफाई किया जाएगा, लीडिंग, लैगिंग और हमारे पास कॉन्सिडेंट्स इंडिकेटर्स। ये तीनों को हम अलग-अलग अभी पढ़ लेते हैं। लीडिंग मतलब क्या है कि हमारे पास फ्यूचर इवेंट्स से हमें सिग्नल मिल जाते हैं कि हमारे पास
कि हमारे पास इकॉनमी में अब क्या होने वाला है, ठीक है? फ्यूचर से हम पता लगा लेते हैं। फ्यूचर इवेंट्स की बेस पे इसमें हम डिसीजन करते हैं। उसमें हम कौन सा लीडिंग इकोनॉमिक, लीड मतलब आगे, मतलब फ्यूचर की इवेंट से हम अभी के फैसले कर रहे हैं, ठीक है? इंडेक्स ऑफ द बिजनेस कॉन्फिडेंस जब वो कहेगा, फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि अब आज गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि जो आज मुल्क में इन्वेस्ट करेगा, जैसे मरीम नवाज़ कहती है पंजाब को मैं बनाऊंगी इन्वेस्टमेंट का मरकज़। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया जो पंजाब में इन्वेस्ट करेगा उसमें क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर पे हम आज का फ़ैसला कर रहे हैं। लोग धड़ाधड़ इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो इकॉनमी ग्रो होगी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास अब मैन्युफैक्चरर को लगेगा कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों का सामान अभी से बनाना शुरू कर दो क्योंकि सर्दियों में इसका ऑर्डर ज़्यादा होगा। जब सामान ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बिकेगा तो मुल्क के पास इनकम आएगी, टैक्स इकट्ठा होगा, मुल्क में इनकम आएगी तो हमारे पास इकॉनमिक ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें लोगों को इख्तियार दिया जाए कि वो न्यू हाउसिंग सोसाइटी बनाए। इसमें मैम ने कहा था कि हाउसिंग सोसाइटी को भी अब डीएचए कहीं भी मुल्क सॉरी शहर से बाहर जाके बन रहा है ना, तो रास्ते में वो बहुत सारी और जो कारोबार वगैरह होंगे ना, खुल जाएंगे। इस वजह से अगर हम अलाउ करेंगे नई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए तो हमारे पास और भी कारोबार बन जाएंगे, जैसे कोई वो हो गई फास्ट फूड वगैरह हो गई, फलानी हो गई, डिंगी हो गई, इतने सारे कारोबार हैं खुल जाएंगे। तो उससे हमें मुल्क में रेवेन्यू इकट्ठा शुरू होना हो जाएगा, टैक्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, टैक्स इकट्ठा होगा तो हमारे पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जब टैक्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, रेवेन्यू इकट्ठा होना शुरू होगा तो गवर्नमेंट फिर एक्सपेंडिचर करेगी, उससे फिर रेवेन्यू इकट्ठा होगा, फिर एक्सपेंडिचर करेगी। इससे हमारे पास एक साइकिल चलेगा, साइकिल से हमारे पास क्या होगा, मनी सर्कुलेशन में रहेगी, मनी सप्लाई होती रहेगी, ठीक है? उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास ऑन गोइंग जो हमारे पास कॉन्स्टिडेंट इकोनॉमिक इवेंट है, इसके बाद मतलब मौजूदा हालात में हमने मौजूदा हालात के ही फैसले करने हैं। मतलब आज जो हो रहा है, आज पे कल का फैसला नहीं करना। आज पे बैठ के फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा मैंने आज पढ़ना है तो अभी से शुरू करना है। मतलब आज के हालात में मैंने आज का ही फैसला करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आज देखें कि अगर मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे पास मुल्क में इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है? अगर हमें आज ये मालूम हो जाए कि मुल्क में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो हम कहेंगे यार मुल्क ग्रो कर रहा है। इसकी बुनियाद पे हम फैसला करेंगे कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है? उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अगर हमारे पास मुल्क में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो हमारे पास लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे तो मुल्क में डेवलपमेंट होगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा तो ऑब्वियसली हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास पर्सनल इनकम, अगर हम आज देखेंगे कि लोगों के पास पर्सनल इनकम ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, पर्सनल इनकम अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हम कहेंगे मेरे पास फ़र्ज़ करो आज अगर इनकम ज़्यादा आ जाती है तो मैं क्या करूँगा, जाके इन्वेस्ट करूँगा तो मुल्क को उसको पैसा आएगा, उस मुल्क में पैसा आएगा तो हमारे पास गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, उससे और ज़्यादा रेवेन्यू आएगा तो मुल्क में लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होंगी तो हमारे पास इकॉनमी भी ग्रो करेगी। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेल मतलब इसका ये है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड सेल, अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, हमारे पास कोई भी चीज़ हम खुद बनाएं और उसको बेचना शुरू कर दें, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और ट्रेड हमारे पास ये है कि किसी और से बनी चीज़ खरीदी और इसे आगे बेच दी, इसको ट्रेड सेल कहते हैं। अगर ये दोनों सेल्स हमारी बढ़ जाए तो हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है लेगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है? इसमें हम फैसला करते हैं कि हम अपने प्रीवियस इवेंट्स जो हो चुके हैं ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम अपने माजी से सबक ले रहे हैं, ठीक है? माजी से सबक ले रहे हैं मतलब अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, ठीक है? जो पहले हो चुका है उसको देखते हुए अब फैसला करेंगे, ठीक है? अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब ये है कि हमारे पास
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारे पास ये है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई हमारे पास किसको कहते हैं? ये हमारे पास एक ऐसी बकेट है, बास्केट है, जिसमें हमारे पास हम क्या करते हैं, हम अपनी इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं कि मुल्क में कितनी महंगाई हो गई है, ठीक है? अगर इन्फ्लेशन हो रही, कंटिन्यूस इंक्रीज इन्फ्लेशन, इसका मतलब ये है कि लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी तो लोग इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, इनकम नहीं है ना उनके पास, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मुल्क में रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू अगर नहीं आएगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी तो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद हमारा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ जाएगा तो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे पास नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, सेविंग करने शुरू कर देंगे, सेविंग करने शुरू कर देंगे तो मुल्क में इन्वेस्ट कोई नहीं करेगा तो हमारे पास क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। उसके बाद एवरेज पर कैपिटा इनकम, अगर पर कैपिटा इनकम हमारे पास ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इनकम ज़्यादा होगी, मैं अगले ये इसमें हम क्या करते हैं, 3 से 12 महीनों तक की बात करते हैं, ठीक है? कि 3 से 12 महीनों में, पिछले 3 से 12 महीनों में क्या हुआ था और अब हम क्या करेंगे, ठीक है? अगर मेरे पास पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी तो मैं मुल्क में अपने कारोबार में इन्वेस्ट करूँगा तो उसके ऑब्वियसली गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट उसको एक्सपेंड भी करेगी, एक्सपेंड करेंगे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। इससे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाते हैं, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के बेसिक काम क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करना, एम्प्लॉयमेंट को बेहतर बनाना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ से हो रही है, ठीक है? फिजिकल बेनिफिट मतलब हमारे पास गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है तो गवर्नमेंट उसको एक्सपेंडिचर भी कर रही है, मतलब डेवलपमेंट भी हो रहा है। उसके बाद रिडक्शन इन पॉवर्टी, गुर्बत में भी कमी आ रही है, ये सारे बेनिफिट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि हमारे पास इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, मतलब डेवलपमेंट हो गई है ना, इंडस्ट्री ज़्यादा आ गई है, इंडस्ट्री जब ज़्यादा आएगी तो हमारे पास क्या होगा, पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा फैलेगी, इन्वायरमेंटल कंसर्न, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, इनकम इनइक्वालिटीज़, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनकम जो है, पैसा जो है चंद हाथों में रह जाएगा, मतलब ये है कि अमीर से खरीदता, गरीब से खरीदता। इसका मतलब ये डिसएडवांटेजेस ये है कि अब हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो लोग क्या कि इन्फ्लेशन का रिस्क हाई हो जाता है। कैसे हाई हो जाता है कि अब अगर मैंने दुकान लगाई हुई है, ठीक है? अगर मेरी जैकेटें बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, मैं कहूँगा यार इसकी प्राइसेस बढ़ा देता हूँ, प्राइसेस बढ़ गई, प्राइसेस मैं कहूँगा बिक तो रही हैं, अब मैं प्राइसेस बढ़ा भी दूँ, कम भी कर दूँ, लोग खरीद तो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास इनकम इतनी ज़्यादा है। अगर मैं प्राइस बढ़ाऊँगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ाऊँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्राइस बढ़ाने से हमारे पास इन्फ्लेशन हो जाती है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास सोशल कॉस्ट, इसमें ये होता है कि अगर फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो ना, सोशल कॉस्ट में अगर फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो तो इससे हमें क्या होता है, हमारे पास मुल्क में इन्फ्लेशन का ख़तरा होता है, ठीक है? हमने कहा इन्फ्लेशन का ख़तरा, जब इन्फ्लेशन का ख़तरा होगा, महंगाई होगी, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास महंगाई होगी तब हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा होगा, जब कॉस्ट ज़्यादा होगा तो लिविंग स्टैंडर्ड्स कम हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ये है कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है, इससे हमारे पास हमने कहा कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ये है कि हमारे पास, मैंने तुम्हें कहा कि पोल्यूशन वगैरह आ गई हैं, पोल्यूशन भी हमारे पास नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, इससे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ जन्म लेती है। करंट अकाउंट, अगर लोगों के पास पैसा आएगा, मैं कहूँगा यार मुझे इंपोर्टेड चीज़ चाहिए, मतलब इंपोर्ट्स ज़्यादा हो गई हैं, एक्सपोर्ट से कम, मतलब डेफिसिट भी हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाए, जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है? चैप्टर 9 ख़त्म।